नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन आसाम के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम हैं द एक्सप्लेनर्स। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेस 1 के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो है धन्यवाद, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स रहा फर्स्ट वीडियो के लिए वो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दूसरी बात यह है कि ये वाला वीडियो जो है एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ना कि एक फुल फ्लेजेड एनालिसिस। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ओवरव्यू की जगह फुल फ्लेजेड एनालिसिस करें, हम वो भी करेंगे। आप बस कमेंट्स में डाल दीजिए और हमें हमारा लाइक टारगेट जो है आज का, जो है 25 लाइक्स का, वो अचीव करने में मदद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Tennis. Last time it was no tennis. फेज 1 में निकले थे कुल 6 मूवियाँ 2008 और 2012 के बीच में। तो उन मूवियों का नाम है आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका और अवेंजर्स। टोनी स्टार्क होते हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ। स्टार्क इंडस्ट्री होता है दुनिया का नंबर 1 वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अफगानिस्तान जहाँ पहुंचता है टोनी स्टार्क एक वेपन्स डील को फाइनलाइज करने। वेपन्स डील को फाइनलाइज करने के बाद उन पर एक हमला हो जाता है जिसमें वो घायल हो जाते हैं। जब उनको होश लौटता है तो उनके छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र लगा मिलता है और वो एक गुफे में कैद मिलते हैं एक डॉक्टर के साथ। और टोनी स्टार्क को ये भी कह दिया जाता है कि तुम हमारे लिए वेपन्स नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। टोनी स्टार्क वहाँ से बच निकलने के लिए डॉक्टर के साथ मिलकर एक आर्मर्ड सूट बनाते हैं, जिसके माध्यम से टोनी स्टार्क वहाँ से बच ही निकलते हैं। पर उस कोशिश में डॉक्टर यिनसन, जो टोनी स्टार्क के साथ कैद होते हैं, वो जान से मार दिए जाते हैं। जब टोनी स्टार्क यूएस लौटते हैं तो वो अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आर्मर्ड सूट की डिज़ाइन। पर तभी उनको पता लगता है कि उनको किसने कैद कराया। उनके साथी ओबडिया स्टेन ने ही उनको कैद कराया था। उन्होंने ही सारे वेपन्स बेचे थे, उन्होंने ही सब कुछ किया था। तो उससे पहले कि टोनी स्टार्क कुछ कर पाते, ओबडिया स्टेन ने टोनी स्टार्क के सारे डिज़ाइन चुरा लिए और उनसे भी बड़ा एक सूट बना लेते हैं। पर टोनी स्टार्क अपने दिमाग और अपने टैलेंट को यूज़ करके उसको हरा ही देते हैं। तो ये थी कहानी आयरन मैन की। तो यूएस मिलिट्री के जनरल रॉस को ज़रूरत होती है ऐसे इंसान की जो उनकी मदद करे वर्ल्ड वॉर 2 के किसी सुपर सीरम को बनाने में और उसको टेस्ट करने में भी। तो वो इंसान होते हैं ब्रूस बैनर। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलत हो जाता है, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस बैनर बन जाते हैं हल्क जब भी उनको गुस्सा आता है। तो जनरल रॉस चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने ना वो एक्सपेरिमेंट फेल कहलाया जाए, ना ही वो एक लूज़र की तरह पेश आए। तो इसी कारण वो चाहते हैं कि हल्क यूएस मिलिट्री के साथ जुड़ जाए, पर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर मना कर देते हैं। और इसी दौरान मूवी में एक 5 साल का जंप आता है। तो उन 5 सालों में हल्क यानी कि ब्रूस बैनर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं योग के द्वारा। पर उन्हीं 5 सालों में जनरल रॉस और एक हल्क को बना देते हैं जिसका नाम है अबॉमिनेशन। तो हल्क और अबॉमिनेशन की तुलना की जाए तो अबॉमिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उतना ही अनकंट्रोलेबल। तो अबॉमिनेशन को रोकने के लिए वो अपने हाइडिंग से बाहर निकलते हैं हल्क। तो मूवी वहीं ख़त्म होता है जहाँ पे हल्क और अबॉमिनेशन की लड़ाई होती है। आयरन मैन 1 के अंत में हम सबको पता लग गया था कि टोनी स्टार्क ही है आयरन मैन। ये बात जब दुनिया में फैल जाती है तो टोनी स्टार्क को बहुत सारा कंपटीशन और प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो सबसे छुटकारा पाने के लिए वो ब्रेक पे जाते हैं, एक टूर पे जाते हैं पेपर पॉच के साथ, अपने असिस्टेंट जो होती है उनके साथ जाते हैं मोनाको ग्रांड प्री में, जहाँ पे टोनी स्टार्क जब पार्ट ले रहे होते हैं तो उन पर एक हमला हो जाता है फिर से। पर इस पर हमला करने वाले का नाम होता है इवान वैंको। वो एक रशियन साइंटिस्ट होते हैं और वो एंटोन वैंको के बेटे होते हैं। एंटोन वैंको हॉवर्ड स्टार्क की दुश्मन थे। अब हॉवर्ड स्टार्क कौन है? हॉवर्ड स्टार्क होते हैं टोनी स्टार्क के पिताजी।
नाउ बैक टू द स्टोरी। तो टोनी स्टार्क के कॉम्पिटिटर जेसन हैमर, हैमरटेक के सीईओ, उनको लगता है कि उनको हराने का एक ही रास्ता है, इवान वैंको के साथ मिलकर। तो इवान वैंको को वो जेल से बचा कर निकाल लेते हैं और दोनों मिलकर टोनी स्टार्क को हराने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम होते हैं। इस मूवी का एक सबप्लॉट ऐसा भी है कि टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जो उनकी छाती में लगा है वो उनको पॉइजन करने लगता है, उनको पैलेडियम पॉइजनिंग हो जाता है और वो एक सबप्लॉट की तरह इस मूवी में चलता है। तो थॉर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि थॉर जो होते हैं गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, वो जा पहुंचते हैं ब्राइफॉस को अटैक करने। वो अटैक तो कर पाते नहीं हैं ढंग से, तो उनको बचाने ओडिन आते हैं। पर ये अटैक जो हुआ था वो ओडिन के विशेष के खिलाफ हुआ था। तो ओडिन जो होते हैं थॉर के पिताजी और एसगार्ड के राजा, वो उनको मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर एक्साइल कर देते हैं, उनसे अपना सारा पावर छीन लेते हैं और बोलते हैं जो भी थॉर बनने के लायक होगा वो ही थॉर के हथियार यानी कि म्योनीर हथौड़ा को उठा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहानी सिर्फ यही बताता है कि थॉर अपने आप को कैसे रिडीम करते हैं, कैसे अपने आप को वर्दी प्रूव करते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टेसरैक्ट की मेंशन होती है स्टोरी में, और टेसरैक्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक सबप्लॉट चलता है ये कि थॉर के हाफ ब्रदर यानी कि लोकी, वो टेसरैक्ट को किस किस तरीके से अपना बनाना चाहते हैं। ये थानोस के इशारों पे चलते हैं और थानोस के बाद हम बाकी वाले वीडियोस में करेंगे। तो प्लॉट सेट होता है वर्ल्ड वॉर 2 में, यूएस ब्रुकलिन में। अब ब्रुकलिन में एक लड़का होता है स्टीव रॉजर्स नाम का, वो दुबला पतला होता है पर उसके कुछ नेक विचार होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में लोग मर रहे हैं और मेरा हक नहीं बनता कि मैं यहाँ पे ज़िंदा रहूँ। और दुबले पतले होने के कारण उन्हें यूएस आर्मी में जगह नहीं मिलती है। तभी उनका किस्मत उन पर चमक पड़ता है और वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान की भर्ती हो जाती है। भर्ती होने के बाद उनको बहुत सारे ताने झेलने पड़ते हैं क्योंकि उनकी फिजिक के ऊपर लोग बहुत कमेंट करते हैं। पर एक्सपेरिमेंट के बाद उनके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में उनको बिल्कुल ही सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाते हैं, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। नाजीज के पास होता है टेसरैक्ट। टेसरैक्ट ऐसा एक वस्तु है जो इनफाइनाइट पावर दे सकता है, पावर्स ऑफ द गॉड्स। तो उस पावर को यूज़ करके वो पूरे दुनिया को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे थे और उसी को रोकने की कोशिश करते हैं स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका। ये वही टेसरैक्ट है जो थॉर वाले मूवी में दिखाया गया था और ये वही टेसरैक्ट है जिसके पीछे लोकी पड़े थे। तो धरती पर लोकी आते हैं टेसरैक्ट को चुराने। अब टेसरैक्ट नाजी से रिकवर हो चुका था और स्टीव रॉजर्स बर्फ से निकाल दिए गए थे और आयरन मैन को पैलेडियम पॉइजनिंग नहीं हो रहा था। तो तभी लोकी आ पहुंचते हैं धरती पर टेसरैक्ट को चुराने। टेसरैक्ट होता है शील्ड के पास। शील्ड से चुराने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। उनको सफलता प्राप्त होने पर वो दुनिया को तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, पर अवेंजर्स यानी कि आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो और हॉकाई सब मिलकर उनको रोक ही देते हैं। मूवी के एंड में एक छोटा सा कैमियो होता है जॉर्ज ब्रॉलिन का यानी कि थानोस का, और वो ऐसा दिखाई देते हैं कि वो खुश है। भले वो हार गए थे टेसरैक्ट को प्राप्त करने से, पर वो खुश है क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि टेसरैक्ट धरती पर ही है और उनका आना अभी आसान है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। आपका अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का टारगेट है 25 लाइक, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है। उसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। टेक केयर और मास्क पहनना मत भूलिएगा। पीस आउट।